मैं अकेला कर बग्गू और पापा के परियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है आपके क्लास 11th बॉटनी का सेकंड चैप्टर है। क्लास 11th बॉटनी का सेकंड चैप्टर होने के नाते ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एक बेसिक्स क्रिएट करता है आपको पूरे 11th-12th की बॉटनी के लिए। आने वाले टाइम में आपको जब आप प्लांट किंगडम करेंगे या आप बायोमोलिक्यूल्स में इसका रेफरेंस आ सकता है, सेल बायोलॉजी में इसका रेफरेंस आ सकता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, इनमें भी इसका थोड़ा थोड़ा रेफरेंस आ सकता है। तो बेसिक क्रिएट करने वाला चैप्टर है ये, बेस बना देगा आपकी 11th-12th नीट की पूरी जर्नी की बॉटनी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करेंगे। जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स अगर हमको नहीं है, जो पॉइंट्स और जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने हमारे नोट्स में इंक्लूड किया है। आप साथ में एडवाइस है कि आप साथ में नोट्स बनाते जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। Since the dawn of civilization, there has been many attempts to classify the living organisms. It was done instinctively, not using the criteria that were scientific, but born out of a need to use the organism for the use of food, shelter and clothing. इसका मतलब ये था कि भैया पहले ज़माने में मतलब सिविलाइजेशन की शुरुआत से कई सारे अटेम्प्ट किए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को विभाजित करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक साँचे में डालने के लिए, उनको एक क्लासिफिकेशन देने के लिए कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रकार का हो सकता है, अमुक लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रकार का हो सकता है। उसके लिए सिविलाइजेशन की शुरुआत से ये सब कार्य चालू था। इट इज़ डन इंस्टिंक्टिवली, मतलब एक इंस्टिंक्ट था कि भैया अंदर की बात नहीं, भाई हमको ऐसा लगता है कि ऐसा ये हो सकता है। वो एक इंस्टिंक्ट बोलते हैं ना अपन, एक अंदर की इंस्टिंक्ट यानी एक अंदर की फीलिंग रहती है कि मेरे इंस्टिंक्ट ऐसा मुझे कहते हैं कि ये मुझे ऐसा लगता है। हमने कोई ठोस क्राइटेरिया, एक सिस्टम नहीं बनाया था जिसमें हम लोग क्लासीफाई कर सके। जैसे कि आजकल हम लोग क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, हमको अगर लैंग्वेजेस स्पीकिंग कैसे क्लासीफाई करना है। अगर समझो कोई इंसान मराठी बात कर रहा है तो वो महाराष्ट्र का होगा, अगर कोई इंसान गुजराती बात कर रहा है तो गुजरात का होगा, तमिल बात कर रहा है तो तमिलनाडु का होगा। हमने यहाँ क्या क्राइटेरिया वापरा? हमने क्राइटेरिया वापरा उनकी लैंग्वेजेस, वो जो लैंग्वेजेस बात कर रही है वो किस स्टेट को बिलोंग करती है। समझिए अगर कोई आदमी है वो चाइनीज बात कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो आदमी चाइना का होगा, या वो जापानीज बात कर रहा है तो वो जापान का होगा। हमने क्राइटेरिया यहाँ पे लैंग्वेज वापरा। हम ऐसे ही थोड़ी ना बोल सकते कि अगर समझो कोई आदमी खड़ा है वो चाइनीज बात कर रहा, मैं ये थोड़ी ना बोल सकता कि भैया वो तमिलनाडु का है। हमारे पास कुछ तो क्राइटेरिया, जो बेसिस लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग क्राइटेरिया दिए हैं, उसके अपॉन ये बोलना गलत हो जाएगा। उसी तरह से हम मेरे इंस्टिंक्ट के से नहीं बोल सकते, हमको एक क्राइटेरिया, एक वेरी ठोस क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा जिस हिस्से हम लोग बोल सकते। तो पुराने जमाने में कि भैया ये प्लांट है, ये फंगाई नहीं है, ये एनिमल है, ये प्लांट नहीं है। हमको बहुत ही एक क्राइटेरिया, बहुत ही एक पक्का सा एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा जिससे हम लोग उसको क्लासीफाई कर सके उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सो पहले जमाने का जो था वो किसी क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हुए, किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर नहीं बल्कि हमारी नीड्स के बेसिस पर बनाया गया था। पुराने जो क्राइटेरिया थे वो बोर्न आउट ऑफ द नीड था। ये पूछा जा सकता है कि अर्ली क्लासिफिकेशंस वर डन नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया बट बोर्न आउट ऑफ द नीड। इसको नोट किया जा सकता है कि जो अर्ली क्लासिफिकेशंस जो थे एरिस्टोटल के भी पहले, एरिस्टोटल के भी पहले के जो अर्ली क्लासिफिकेशंस थे, यानी इनके पहले के अर्ली क्लासिफिकेशन ह्यूमन नीड्स पे कर गए थे, ह्यूमन नीड्स पर करे गए थे। यानी रोटी कपड़ा मकान, आदमी की जरूरत क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान। आप नीट की परीक्षा क्यों दे रहे हैं? मोटा मोटा आइडिया यही है क्योंकि आपको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, यही होती है आदमी की नीड्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक क्या बोलते हैं क्राइटेरिया, एक साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले जो इंसान जिन्होंने इसका क्लासिफिकेशन की शुरुआत करी थी, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है इनको, कि फर्स्ट फादर ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आपको क्वेश्चन आया तो फर्स्ट फादर ऑफ क्लासिफिकेशन जो थे आपके सर एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल ने क्या किया था? एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्री, shrubs and herbs. He also divided the animals into two groups, those which were red-blooded and those which were not. कहना मतलब इनका ये है कि भैया जो सर एरिस्टोटल थे उनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, राइट।
अगर गलत होगा तो मुझे करेक्ट करना, हो शायद मैं चूक हो सकती मेरे से। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो अरिस्टोटल द्वारा किया गया था, उनको प्लांट और एनिमल का उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलरली नोन एज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। के इस पूरे नोट्स के अंदर जहां पे भी के लिखा है उसका मतलब है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जहां उन्होंने प्लांट्स को ट्री, हर्ब और शरब में डिवाइड किया था। ट्री, हर्ब और शरब में डिवाइड किया था। ट्री मतलब आपके पेड़, आपके श्रब जो रहते हैं, श्रब और हर आपकी थोड़ी श्रब जो रहती है, श्रब यानी आपकी झाड़ियाँ, झाड़ियाँ मतलब जो झाड़ से छोटे रहते हैं, और हर्ब मतलब उससे भी छोटे, हर्ब मतलब उससे भी छोटे। और अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स थे ईनेमिया और एनेमिया। इसको याद रखना, ईनेमिया यानी विदाउट, सॉरी ईनेमिया यानी ई से याद रखना रेड ब्लड होते हैं इनमें, और एनेमिया से याद रखना विदाउट द रेड ब्लड। आप कैसे याद रख सकते हैं ईनेमिया और एनीमिया में फर्क, कि समझिए अगर आपको दिया गया एनेमिया, एक ही याद रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एनेमिया जो होता है ब्लड की एक डिजीज होती है, जिसमें ब्लड की एक डिजीज होती है। अगर एनीमिया है तो ब्लड की डिजीज यानी ब्लड उसमें नहीं है, ये सब मान लेना। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, उसका कुछ है, अनीमिया का अलग ऑक्सीजन की कमी के कारण अनीमिया होता है, लेकिन अभी उसमें न पूछते हुए याद रखने के पुरता आप काम करो कि एनीमिया को याद रखना कि उसमें ब्लड नहीं रहता है। एनीमिया से डिजीज याद रखना, डिजीज में क्या होगा, ब्लड नहीं होगा, राइट। तो एनीमिया से याद रखना विदाउट द रेड ब्लड, और ईनेमिया से याद रखना कि विद द रेड ब्लड, ठीक है ना। अगला आता है कि भाई लिनस आए थे, फिर उसके बाद लिनस जो थे उन्होंने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उनका टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो कुछ इस तरह से था कि जो आपके एरिस्टोटल सर से थोड़ा सा अलग था। एरिस्टोटल सर से जो था वो थोड़ा सा अलग किसलिए था, क्योंकि एरिस्टोटल सर ने क्या किया था, ट्री, हर्ब, शर्ब में कर दिया था, और एनिमल को रेड ब्लड और जिनमें है और उनमें नहीं है वैसा किया था। इन्होंने क्या करा था, इन लोगों ने, लिनस सर ने डायरेक्टली बोल दिया था कि भैया जिसमें सेल वॉल है वो प्लांट में आ जाओ, जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमल में चले जाओ। अब उन्होंने ये ना आओ देखा ना ताओ, ना देखा कि हेटरोट्रॉफ है कि ऑटोट्रॉफ, ना देखा फंगाई है कि प्लांट, ना देखा यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर। टेक्नोलॉजी तब इतनी डेवलप भी नहीं थी, जाहिर सी बात है। तो उसलिए उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली प्लांटे और एनिमलिया किंगडम में उनको डिवाइड कर दिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का आपको क्वेश्चन अगर आया तो आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कंफ्यूजन के लिए। तो किसी ने आपको अगर प्लांटे और एनिमैलिया ये दो शब्द अगर आपको एकदम स्ट्राइकिंग लिया, क्योंकि एनसीईआरटी में टू किंगडम के साथ साथ प्लांटे शब्द ऐसा लिखा है, एनिमेलिया शब्द लिखा है, तो लिनस, इन लिनस इस टाइम ऐसा उसके लिनस सर के नाम से है। तो कभी भी याद रखना अगर लिनस आया तो लिनस ने क्या किया था, अगर आपको क्वेश्चन अगर ऐसा आया कि किसने आपको, एक सेकंड दिख रहा है, हाँ, लिनस ने आपको एक्चुअली प्लांटे एनिमालिया दिया था। तो अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसा आया तो आप लिनस का नाम लिखिए, क्योंकि ये जो नीट वाले होते हैं ना, आजकल जो हमारा सेट जो था 2023 में जो सेट आया था, उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने साइंटिस्ट को किसने दिया और किसने वापरा, इसमें बहुत कई कंफ्यूजन क्रिएट किया था। तो उसकी वजह से बहुत लोगों के प्रश्न चुके थे, इसलिए ये साइंटिस्ट ने क्या दिया और कैसा दिया वो याद रखना बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ जरूरी है ना। Linus's time in two kingdom classification with Plantae and animal kingdom were developed that included Plantae and plants and animals respectively। कि Linus ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उसने Plantae और Animalia ये किंगडम बनाया था जिसमें प्लांट्स और एनिमल रिस्पेक्टिवली पाए गए थे। अच्छा, इस सिस्टम में उन्होंने क्या किया था कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई ऑर्गेनिज्म। क्या किया था इसमें कि इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया था कि भैया वो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड है कि नहीं, वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, वो फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे है या फंगाई ऑर्गेनिज्म नॉन फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रॉपिक नेचर के हैं। ये सब बातें, ये सब पॉइंट को नोट किया जाए कि भैया लिनस ने क्या क्या क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया था। एक तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, 3 पॉइंट्स है इसमें। तो ये 3 पॉइंट वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था लिनस, ये प्रॉब्लम थी लिनस के क्लासिफिकेशन में।
Classification of organisms into plant and animal was easily done and was easily to understand. Classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand. But a large number of organisms did not fall in either of the category. अब आप बोल रहे होंगे कि देखने से तो अपन बोल सकते हैं कि भैया ये प्लांट होगा, ये एनिमल होगा, ये प्लांट होगा, ये एनिमल होगा। अगर मतलब करने में आसान तो था, लेकिन बात ऐसे थी कि बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे लाखों में ऐसे जीव थे जो न तो प्लांट थे न तो एनिमल थे। तो सोच में सब लोग पड़ गए, अब इनका करे तो करे क्या। तो उनका इस स्टेटमेंट में यही है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड इजी टू अंडरस्टैंड, बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वर आइदर नॉट फॉलिंग अंडर प्लांट्स और नॉर इनटू एनिमल। Hence the two kingdom classification used for a long time was found to be inadequate. दो ऐसी बात नहीं कि भाई दो किंगडम क्लासिफिकेशन को एकदम आने के बाद ही उसको हटा दिया गया, नहीं नहीं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था बहुत सालों तक, बहुत सालों भी क्यों, बहुत दशकों तक चला, लेकिन उसकी जो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना चाहती थी वो इनएडिक्वेट थी। ये पूछा जा सकता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट स्टिल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इट वाज इनएडिक्वेट इन नेचर। उसके बाद अगला आता है बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल नीड वाज आल्सो फेल्ड इंक्लूडेड इन दिस कैरेक्टरिस्टिक like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction and evolutionary relationship etc. मतलब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ड। इसका मतलब ये है कि डिसाइड कि भैया जो मॉर्फोलॉजी की जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनको छोड़कर अलग दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल का नेचर, न्यूट्रिशन का मोड, हैबिटेट, मोड्स ऑफ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सबको इंक्लूड करना भी जरूरी माना गया था। इनको भी लग रहा था कि भैया इनको भी इंक्लूड करना चाहिए कि बिसाइड्स का ये शब्द का मतलब ही ये होगा कि बिसाइड ग्रॉस मतलब एकदम गहन मॉर्फोलॉजी के साथ साथ अ नीड वाज आल्सो फेल्ट टू इंक्लूड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो थे ही थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो थे ही थे, लेकिन साथ में इसका सेल का स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नेचर ऑफ द वॉल, मेथड ऑफ नेचर ऑफ द सेल वॉल, इसको स्पेसिफिकली याद रखिए। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये जो 5 पॉइंट, ये जो इतने पॉइंट थे, मोड ऑफ सेल का स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नेचर ऑफ द सेल वॉल, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरा इसको नोट करना क्यों था, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन लाइन है, आपको फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस में आ सकता है ये कि गिवन आपको 1 2 3 4 5 6 रोमन नंबर में दे देंगे, बोलेंगे आपको चलिए बताइए इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आपको वो रोमन नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वाले में, वैसा करना पड़ सकता है। तो आपको कितने क्या क्या कैरेक्टर्स है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ साथ सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द वॉल, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द वॉल भी था कि सेल का स्ट्रक्चर आपका यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ये एक अलग सेल का स्ट्रक्चर हो गया, नेचर ऑफ द वॉल यानी कार्टिनेस सेलुलोजिक ये एक अलग हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक, हैबिटेट यानी कहाँ उसका रहन सहन है, रिप्रोडक्शन यानी कैसा करता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल करता है, और उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। हम लोग क्या करते हैं, सब लोग एवोल्यूशनरी यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप तो सब याद रख लेते हैं, लेकिन याद नहीं रखने वाली वो जो बात थी वो थी आपकी सेल स्ट्रक्चर ऑफ एंड नेचर ऑफ वॉल। सेल स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ वॉल को कोई याद नहीं रखता, लोग या तो सेल नेचर ऑफ वॉल को याद रख लेते हैं, सेल स्ट्रक्चर को याद नहीं रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है सेल स्ट्रक्चर जो होता है नेचर ऑफ द वॉल में ही इंक्लूड हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, सेल स्ट्रक्चर एक अलग चीज है, नेचर ऑफ द वॉल एक अलग चीज है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक अलग चीज है, वो तो अलग ही चीज है। हैबिटेट और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ये तो एकदम अंडरस्टैंडेबल बात है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं सेक्सुअली बच्चे पैदा करता हूँ कि एसेक्सुअली बच्चे पैदा करता हूँ, मैं खाना कैसे बनाता हूँ, मैं मेरे सेल वॉल का नेचर कैसा है और मेरे सेल का स्ट्रक्चर एज इन ऑफ होल कैसा है, ये बातें। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम।
Though plant and animal kingdom have a constant in different system, understanding what group and organism be included under this kingdom has been changing. The number and the nature of other organism have also been understood differently by different scientists over time. इनका कहने का मतलब है कि जो प्लांट और एनिमल किंगडम थे वो तो हर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कांस्टेंट ही हो चुके थे जब से लिनस ने बनाया था। प्लांट और एनिमल किंगडम लिनस के द्वारा बनाने जाने के बाद से तो हर किंगडम, वुल्स का, हैक्कल का, कोपलैंड का, विटेकर का, कार्ल वुल्स का, इन सब में जो प्लांट और एनिमल किंगडम थे वो तो कांस्टेंट हो चुके थे, लेकिन उनमें क्या था कि भैया इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म को रहना चाहिए और कौन से ऑर्गेनिज्म को नहीं रहना चाहिए, ये इसकी डिफरेंशिएट करने की क्षमता आप सभी साइंटिस्ट में आ चुकी थी। और सभी साइंटिस्ट अलग अलग तर्क संगति से, अलग अलग तर्क यानी लॉजिक लगा के वो अब अपने उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। इस से टेक्नोलॉजी, इसका टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज्यादा हाथ था। जब तक आपकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आएंगी तब तक आपको कैसा पता चलेगा गिवन सेल काइटिनेसिक सेलुलोजिक है, गिवन सेल यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि भैया प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैज बीन कांस्टेंट अंडर द डिफरेंट सिस्टम। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैज बीन कांस्टेंट, ये पूछा जा सकता है आपको कि भैया प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम कैन बी कांस्टेंट अंडर डिफरेंट सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग, बस अंडरस्टैंडिंग किस बात की निर्माण हुई साइंटिस्ट में कि व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम और किनको नहीं करना चाहिए, किनको प्लांट और एनिमल में इंक्लूड करना चाहिए और किसको नहीं इंक्लूड करना चाहिए। ये आपके अलग अलग साइंटिस्ट को अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में उसको उससे रिलेटेड उसको समझौत आती गई, उसको उसकी समझदारी आती गई उन साइंटिस्टों को अलग अलग जैसे जैसे समय बढ़ता गया। तो आगे अपने पास जो आने वाला है वो है इनके क्लासिफिकेशन के ऊपर। एनसीईआरटी में डायरेक्टली आर.एच. विटेकर के ऊपर दिया गया है, लेकिन जो अदर जो 3 मेन साइंटिस्ट है हम उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो आगे देखते हुए कि लिनस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा, हमने अभी जस्ट देखा, प्लांट और एनिमल, जिसको हम प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम कहते हैं। आते हैं आपके हेकल साहब ने प्लांट एनिमल मोनेरा किंगडम दिया। तो अब इसमें क्या था, अपन ने एनसीईआरटी में लाइन पढ़ी थी, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल किंगडम जो थे वह कंस्टेंट हो चुके थे। डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल जो थे वो कंस्टेंट हो चुके थे। अब आपके हेकल साहब ने क्या दिया, हेकल साहब ने दिया अपने को प्लांट एनिमल तो था ही, पर साथ में उन्होंने क्या दे दिया, मोनेरा दे दिया। आपके कोपलैंड ने क्या दे दिया, कोपलैंड ने दे दिया प्लांट एनिमल मोनेरा प्रोटिस्टा, प्लांट एनिमल मोनेरा प्रोटिस्टा। अब विटेकर ने क्या नई चीज ढूंढ निकाली भैया, विटेकर ने ढूंढ निकाली प्लांट एनिमल मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई, प्लांट एनिमल मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई। और आपके कार्ल वुज ने क्या किया, कार्ल वुज ने किया प्लांट एनिमल मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई यू बैक्टीरिया आर्क बैक्टीरिया। अब एनसीईआरटी की चालाकी देखिए, एनसीईआरटी ने करा ऐसा है कि इनके बारे में वर्णन नहीं किया है, लेकिन ऐसा इनके बारे में बीच बीच में इंफॉर्मेशन छोड़ दी गई है कि 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। अब ये 6 किंगडम वाली लाइन अभी आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ये लाइन है। तो ये कि मोनेरा को इन लोगों ने 3 किंगडम में और उसको डिवाइड कर दिया था, तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये आ गया ना वर्ड। एनसीईआरटी का ऐसा कहना है कि भैया अगर हमने तुमको एक वर्ड भी दे दिया तो उस वर्ड के बारे में भी तुमको पूरी दुनिया ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। लिटरली उतना एनसीईआरटी का आपसे एक्सपेक्टेशन रहता है कि एनसीईआरटी अगर आपको एक बूंद भी दे दे तो आपको पता रहना चाहिए कि वो नदी की थी, कि वो बूंद सागर की थी, कि वो बूंद आपके नाले में से आई। एग्जैजरेशन है, बट एनसीईआरटी चाहती है ये आपसे। पेपर आजकल आ इजी रहा है, लेकिन कैसा रहता बोला जा नहीं सकता, बोल नहीं सकते। एनसीईआरटी एनटीए वालों का मूड कब बदल जाए, एनटीए वालों का मूड कब बदल जाए ये बिल्कुल कोई नहीं बता सकता एक्चुअली स्पीकिंग। हाँ, अगली लाइन टू लाइन देखते हैं। आर.एच. विटेकर, या एक इंपॉर्टेंट है, आर.एच. विटेकर, अब लाइन, हाँ, आर.एच. विटेकर इन द ईयर 1969 प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है वर्ष। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन कौन से वर्ष में किया था, 1959, दैट इज 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। दैट वाज किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांट एंड एनिमल। ओके, किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटे एंड एनिमालिया।
प्लांटे और एनिमालिया। अगर एमसीक्यू में ये लोग चालाकी भी कैसे कर सकते हैं मालूम है क्या? ये लोग दे सकते हैं मोने किंगडम, विटेकर ने क्या क्लासिफिकेशन किया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट और एनिमल। आप देखिए टिक कर दिए, गलत। एनसीईआरटी क्या कहती है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमालिया। इसको याद रखिए, एनसीईआरटी की लाइन है ये। क्या कर सकते हैं मैं बता रहा हूं, क्योंकि कैसा होता है ये लोग इसलिए ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये आपको ऐसा फंसाने के लिए कर सकते हैं ना, है ना। इतना नहीं करेंगे, लेकिन देखिए उनका भरोसा नहीं है। वो शब्दों के साथ खेल सकते हैं, वो असर्शन रीजनिंग में वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट करेक्ट में वो कर सकते हैं वैसा। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया कि भैया प्लांटे और एनिमालिया की जगह से प्लांट और एनिमल है, तो कोई बोल सकते हैं कि भैया प्लांटे और एनिमालिया छपा है एनसीईआरटी में, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जो हम कहते हैं ना, लोग सीना फाड़ फाड़ के कहते हैं भैया लाइन टू लाइन कर लो एनसीईआरटी। इसका मतलब यही रहता है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी करना, कि भैया एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है प्लांटे और एनिमालिया लिखा है कि इसे प्लांट और एनिमल लिखा है, तो प्लांटे, एनिमालिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, इन किंगडम में इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। द्वारा किसके? विटेकर द्वारा, RH विटेकर द्वारा। वर्ष कौन सा? 1959, 1969 में। The main criteria of classification he included नंबर 1 सेल का स्ट्रक्चर, नंबर 2 बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। अब इसका जो है इससे थोड़ा सा मेल खाता हुआ है। यहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि भैया पहले के जमाने में लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी इंक्लूड करते थे, लेकिन जरूरत किसकी आन पड़ी कि एक सेल का स्ट्रक्चर भी हो जाए, बॉडी सेल स्ट्रक्चर हो जाए, सेल वॉल की नेचर हो जाए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाए, और जरा पूर्वजों से इसका क्या संबंध आता है वो भी हो ही जाए, तो बढ़िया एकदम बहुत ही चौक्कस क्लासिफिकेशन सिस्टम हो जाएगा। तो विटेकर बोला चलिए ठीक है भैया, जैसा डिमांड आ रहा है कस्टमर का हम भी वैसा ही करेंगे, वैसा ही सिस्टम हमने बनाया है। सिस्टम बनाया है कि जैसा कस्टमर का डिमांड है कि भैया एक बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, सेल का स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, और क्या क्या चाहिए? फाइलोजेनिक रिलेशन यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी आ गए। ये हो गया आपका क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। अब इसमें एक लाइन आती है, द 3 डोमेन सिस्टम has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic domain in 3rd domain and thereby a 6th nuclear kingdom classification. स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए और ध्यान से समझिए। द 3 डोमेन सिस्टम जो था has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain and thereby making it a 6th kingdom classification. तो ये 6th किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया भैया? 6th किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले शख्स थे हमारे सर कार्ल वुल्फ। तो कार्ल वुल्फ जी ने क्या किया था कि जो मोनेरा था, मोनेरा को तो मोनेरा रखा ही, साथ में मोनेरा 1, यू बैक्टीरिया 2, आर्क बैक्टीरिया 3, प्रोटिस्टा 4, फंगाई 5, प्लांट और एनिमल 6। मोनेरा 1 के अंदर उसने 2 डाल दिए, तो वो मोनेरा 1 के अंदर 2 डालने के बाद कितने हो गए? यू बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया कर दिया उसको। प्रोटिस्टा, फंगाई 4 हो गए, प्लांट एनिमल 6 हो गए। तो इस तरह से कार्ल वुल्फ ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन निकाला। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन निकाला। मोनेरा को 3 किंगडम में विभाजित कर दिया, मोनेरा को 3 किंगडम में 2 किंगडम में विभाजित कर दिया, 3 नहीं 2 किंगडम में विभाजित कर दिया। मतलब मोनेरा को खुद 2 किंगडम में विभाजित कर दिया ना, यू बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, और उसके यू बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। इसमें अपन मोनेरा को सौता नहीं गिनेंगे, सौता गिनेंगे तो 7 किंगडम हो जाएगा, तो इसलिए मोनेरा को गिनना नहीं है। तो मोनेरा को किस तरह से अब गिनेंगे अपन? यू बैक्टीरिया, अब मोनेरा नाम नहीं लेना। अगर कार्ल वुल्फ के 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो यू बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमल, ये हो गए तुम्हारे 6 किंगडम। 1 आपका यू बैक्टीरिया, 2 आर्क बैक्टीरिया, 3 प्रोटिस्टा, 4 आपका फंगाई, 5 प्लांट, 6 एनिमालिया किंगडम। ये आपके 6 किंगडम हो गए जो कार्ल वुल्फ ने दिए थे। तो इसने मोनेरा के अंदर 2 डोमेन में उसको डिवाइड कर दिया था। 3 डोमेन सिस्टम प्रमोट किया गया था, जिसमें मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया गया था, देयर बाय मेकिंग इट अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आपको आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसको बनाने के लिए जो उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट लाई गई थी और उसमें क्या क्या करेक्शन किए गए थे, ये अब आगे के हम लोग स्टेटमेंट से पढ़ने जाने वाले हैं।
स्टेटमेंट्स जो आगे गिवन अंडरलाइन स्टेटमेंट्स है वो हम लोग इसमें पढ़ने जाने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो टेबल है यहाँ पे आप एक लाइन, इस पे जाने से पहले बस आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ। यहाँ पे टेबल 2.1 जो था एक कंपैरेटिव अकाउंट दे रहा था। टेबल 2.1 जो था इट गिव्स एन कंपैरेटिव अकाउंट टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। टेबल 2.1 अपने को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का अकाउंट दे रहा था। क्या क्या अकाउंट दे रहा था भैया? वो कि भैया उसने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमालिया को सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके बेसिस पे इसने किस तरह से इसको विभाजित किया है। मेरा मानना ऐसा है कि इसको आप आखिरी इस चैप्टर के सबसे आखिरी यानी वायरस वायरल लेकेंस के शुरुआत से पहले अगर करें तो ज़्यादा गुणकारी होगा, क्योंकि क्या होगा फिर आप लोगों को इसका एकदम जल्द से जल्द इसको कनेक्ट करते आएगा, क्योंकि हम लोग जब एक एक इनके अंदर घुसेंगे तब हमको समझ आएगा कि भैया इनमें क्या था और क्या नहीं था, है ना। समझ चलिए, तो आगे आते हैं अपन इसके ऊपर। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द issues and consideration that influence the classification system, ठीक है ना। earlier classification system included bacteria, blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperm under plants. The character that unified the whole kingdom was that these organisms included had cell walls in their cell. कहना मतलब इनका ये है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना वो किस इश्यूज और उनके कंसिडरेशंस क्या क्या कंसिडरेशंस किए गए और किन किन इश्यूज को करेक्ट किया गया, तो उस सब का अपन अकाउंट इस पैराग्राफ में लेने वाले हैं। सबसे पहले बात आई ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया, आपके फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नो, एंजियोस्पर्म्स, इन लोगों को क्या था एक साथ डब्बे में डालकर एक प्लांट किंगडम नाम के डब्बे में डाल दिया गया। देखा नहीं गया कौन है आपका सेल वॉल है कि नहीं, उसको यूकैरियोटिक के प्रोकैरियोटिक है कि हेटेरोट्रॉफ है कि ऑटोट्रॉफ है, कुछ भी नहीं देखा गया। बस देखा कि भैया सेल वॉल है कि नहीं, सेल वॉल है कि नहीं। इन सब में क्या कॉमन था? इन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसलिए इसको प्लांट किंगडम के डब्बे में बंद कर दिया गया। समझने वाली बात है। समझिए एक एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, एमएस का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, क्लास 1 का बच्चा है, क्लास 5वीं का बच्चा है, नीट एस्पिरेंट 12वीं वाला है, नीट एस्पिरेंट 11वीं वाला है, 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं, सबको एक साथ डाल दिया गया ये बोल के साइंस प्रेमी। ऐसा नहीं चल सकता बाबा, ऐसा नहीं चल सकता, ये साइंस के बच्चे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। और अच्छा एग्जांपल ले कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स 11वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा, सीए, एमबीए, कॉमर्स आपका सीए, सीएस, एमबीए, या आपके आर्ट्स में का, फिर आर्ट्स साइंस में का ही लेते हैं। साइंस और कॉमर्स इन्होंने 2 ग्रुप बनाए, साइंस और कॉमर्स इन्होंने 2 ग्रुप बनाए और बोल दिया भैया 9वीं का बच्चा, 10वीं का बच्चा, 11वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर और एमएस का फर्स्ट ईयर का बच्चा, इन लोगों ने क्या किया एक डब्बे में डाला, एक रूम में बिठा दिए, ये बोल के ये साइंस है। और वो अगले रूम में कॉमर्स के बच्चे, दैट इज क्लास 11th कॉमर्स, क्लास 12th कॉमर्स, सीएस, सीए और आपके एमबीए और आपके अकाउंटेंट, इनको एक आपके रूम में बिठा दिए दूसरे रूम में। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि सबके सब कॉमर्स है। क्यों? उनका कॉमर्स का बैकग्राउंड था, नहीं, आगे उनकी एजुकेशनल एडवांसमेंट अलग अलग थी, तो उन लोगों को हमको बाइफरफिकेशन उनको उस हिसाब से करना पड़ेगा, राइट। तो उसी हिसाब से अपने को इन फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जो ब्लू ग्रीन एल्गे और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंगाई है, इनमें एडवांसमेंट है बहुत ज़्यादा। इनमें जो है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इनमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे के कंपैरिजन में। तो हमें उनका विभाजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनको सिर्फ इसी बात पे कि उनमें सेल वॉल है इसीलिए हम उनको प्लांट किंगडम में रखना सरासर नाइंसाफी ही होगी साहब। उसके बाद अगला आता है कि दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफरेंशिएटेड इन देयर कैरेक्टरिस्टिक। में यही कहना चाह रहा था कि भैया उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, परंतु जब भी उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया गया परंतु उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी डिफरेंशिएशंस थी, ठीक है ना। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae cyanobacteria with the other groups which were eukaryotic। मैं गुलाब का फल लूं,
सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, गुलाब का फूल लूँ, फल नहीं फूल होता है गुलाब का फूल लूँ और एक ब्लू ग्रीन अलगे ले लूँ। ब्लू ग्रीन अलगे जो था मेरा वो तो भैया एक साइनोबैक्टीरिया था और एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, एक और ले लूँ, मैंने 3 चीजें ले ली, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, साइनोबैक्टीरिया और आपका गुलाब का फूल। हाँ भैया इनमें कोई मेल है क्या, इनमें कोई थोड़ी ना सिमिलैरिटी है भाई, एक ही सिमिलैरिटी कि इनमें सेल वॉल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सबको एक साथ रख दूंगा मैं। मेरा गुलाब का फूल कितना ज्यादा एडवांस है, वो यूकैरियोटिक है, वो मल्टी सेलुलर है, वो कोई नाइट्रोजन फिक्स अपने आप से नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ब्लू ग्रीन अलगे अपने आप से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता। वो मल्टी सेलुलर नहीं, वो मल्टी सेलुलर है लेकिन वो आपका जो ब्लू ग्रीन अलगे है वो आपका एक तरह से देखा जाए तो वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है ना, तो यूनिसेलुलर इन नेचर है। तो भैया बोलना मेरा बात यही है कि भैया इनके बस सेल वॉल होने के वजह से अपन उनको एक साथ नहीं रख सकते। बहुत सारी अलग अलग बातें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए अपन उनको बाइफरफिकेट यानी उनका विभाजन करना पड़ेगा। It is also grouped together that the unicellular organism and multicellular organisms, one say for example Cladomonas and Spirogyra, were placed together. Cladomonas and Spirogyra were placed together. इसका आप कैसे याद रख सकते हैं कि भाई क्लैडोमोनास और स्पायरोगायरा को अपन याद रखने के लिए बोल सकते कि भैया मैं कसम से याद रखूंगा, मैं कसम रख के याद रखूंगा, कसम से। दैट इज क्लाइमेडोमोनास जो थे वो मेरे यूनिसेलुलर थे और जो स्पायरोगायरा थी वो मल्टी सेलुलर थी। प्लांट किंगडम में से हेट्रोस्पोरस का इस बार का क्वेश्चन ऐसा ही आया था, उसको भी हमने ऐसी ही ट्रिक बनाई थी। हेट्रोस्पोरस यानी जिनके अक्षर होमो हो यानी एस और एस, दैट इज सिलाजिलेना एंड सैल्वेनिया। उसी तरह से इसी ट्रिक को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि कसम से याद रखना कि भैया आपके क्लाइडोमोनास जो थे वो यूनिसेलुलर और स्पायरोगायरा मल्टीसेलुलर, कसम ऐसा याद रखना। एनसीईआरटी में भले ही ये लाइन मेंशन न हो कि क्लाइडोमोनास आपके यूनिसेलुलर और स्पायरोगायरा आपके मल्टीसेलुलर थे, परंतु आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी को लगता यह है कि पढ़ने वाले बच्चे तो कतई आइंस्टाइन नहीं अरिस्टोटल है, कतई उनको दिव्य ज्ञान प्राप्ति हुई है बायोलॉजी की। ऐसा नहीं रहता है, सब लोगों का बेसिक्स वीक होते हैं या बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके बेसिक स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। अधिकतर लोगों के बेसिक्स वीक होते हैं, इसलिए अपने को बार बार एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ता है। ये अपन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जा रहे हैं, ये अपन जो पिछले जो प्री रिक्विजिट नॉलेज 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं में जो नॉलेज मिली थी ना अपने को, बस उसी का थोड़ा खंगाल रहे हैं। क्योंकि ये जो बात थी क्लाइडोमोनास और स्पायरोगायरा, ये जो थी आपकी पुराने क्लासेस में आपको बताया गया था, एनसीईआरटी का आउट नहीं हो जाएगा, ये आपको बताई हुई बात हो जाएंगी। तो क्लाइडोमोनास कसम से याद रख लेना कि भैया क्लाइडोमोनास कसम, दैट इज CUSM से याद रख लेना कि क्लाइडोमोनास आपकी यूनिसेलुलर और स्पायरोगायरा आपकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। उनको उन्होंने क्या किया था, वर प्लेस्ड अंडर द अलगे। क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक group fungi and autotrophic group in plants, although they showed differences in their cell wall compositions, है ना। अब इन्होंने क्या किया, फंगाई हेटेरोट्रॉफिक होते हुए बावजूद भी उसको ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के साथ रख दिया गया। भले ही उसमें ये तक देखा नहीं गया, इन लोगों ने, नादान परिंदों ने ये भी नहीं देखा कि सेल वॉल फंगाई की काइटिन की थी और प्लांट्स की सेलुलोज की थी। तो हमेशा ये बात याद रखना कि भैया इसमें इन्होंने 4 प्रॉब्लम्स निकाली थी एक्चुअली। सबसे पहले इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे सबको एक डब्बे में डाल दिया, देखा नहीं एंजियोस्पर्म और ब्लू ग्रीन अलगे साथ में बैठे हैं। उसके बाद इन्होंने ब्लू ग्रीन अलगे, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगे यानी साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया सादा वाला और आपका एंजियोस्पर्म एक साथ डाल दिया। ये बिना देखे कि प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। फिर उसके बाद इन्होंने आगे क्या करा कि भैया स्पायरोगायरा और क्लाइडोमोनास को, स्पायरोगायरा और क्लाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर होते हुए और स्पायरोगायरा एक मल्टीसेलुलर होते हुए उनको एक साथ एक प्लांट बोल के अलगे में डाल दिया गया। प्लांट में नहीं डाला गया, अलगे में डाला गया। ये जरूर याद रखना, हमसे चूक हो सकती है क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ लिखा गया है वर प्लेस्ड टुगेदर इन
अलगे। याद रखना कि क्लाइडोमोनास, क्योंकि हमसे चूक क्या हो सकती है, अपन क्या देख रहे थे कि भैया अब तक अपन देख रहे थे कि प्लांट में किस तरह से सबको जोर जबरदस्ती करके डाल दिया गया है, लेकिन क्लाइडोमोनास और स्पायरोगायरा ये जो चीजें थी वो अलगे में डाली गई थी, प्लांट में डाली नहीं गई थी। हाँ, बाद में तदनंतर उनको अलग अलग उनके ग्रुप्स में डाला गया था उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, लेकिन अभी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद पूछा जा सकता है कि क्लाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर इनटू द फैमिली ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट अलगे। तो आपका ऑप्शन रहना चाहिए अर्लियर दे वर प्लेस्ड टुगेदर, अर्लियर दे वर प्लेस्ड टुगेदर। ये अर्लियर शब्द भी नहीं दिया, दे वर प्लेस्ड टुगेदर बोल दिया, तो भी समझ जाना चाहिए ना भाई, टुगेदर तो अर्लियर ही प्लेस करेंगे ना, बाद में तो उनका अलग कर दिया गया था। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, कि बाद में उनको अलग कर दिया गया था, टुगेदर तो उनको पहले रखा गया था ना जी, है ना। शादी से पहले भाई एक साथ रहते थे, शादी के बाद बीबी आने के बाद तो भाई ये अलग अलग रहने लग गए ना, घर घर की कहानी है साहब। तो क्लाइडोमोनास और स्पायरोगायरा जो थे वो पहले अलगे में रखे गए थे, एनसीईआरटी की लाइन है यहाँ पे देख सकते हैं आप। हाँ, फिर उसके बाद उसमें चौथा जो पॉइंट था वो था कि फंगाई और आपके प्लांट जो थे वो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के उनमें मतभेद आ गए, कि फंगाई आपका हेटेरोट्रॉपिक हो गया और आपका ग्रीन प्लांट वो जो थे ऑटोट्रॉपिक हो गए, लेकिन फिर भी उनको साथ में एक साथ उनको जबरदस्ती एक ही कमरे में रखा गया, ठीक है ना। उनके सेल वॉल कंपोजिशन अलग होते हुए भी उनको एक ही कमरे में रखा गया। समझ रहे हैं ना आप कि फंगाई काइटिन की थी और आपका जो प्लांट्स थे वो आपके सेलुलोज के थे, है ना। तो ये था कि भाई ग्रीन प्लांट हैड सेलुलोसिक प्लांट वॉल्स वेयर एज दीज फंगाई हैड देयर काइटेनियस वॉल्स। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना जी। आगे देखते हैं। When such characteristics were considered, fungi were placed in separate kingdom known as kingdom fungi. All prokaryotic organisms were grouped together under the kingdom Monera. All unicellular eukaryotic organisms were placed under kingdom Protista. Okay, तो इनमें क्या हुआ कि जब ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडरेशन में लाया गया तो किंगडम फंगाई में फंगाई को डाल दिया गया, मोनेरा वालों को मोनेरा में, प्रोटिस्टा वालों को प्रोटिस्टा में, है ना। इसमें क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो सिर्फ और सिर्फ आपके मोनेरा में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप ना हो वो आपके सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप ना हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके मोनेरा में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत जो थी प्रोटिस्टा से होती, भले ही प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर हो लेकिन वो यूकैरियोटिक इन नेचर है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर था, ठीक है। आगे आते हैं कि लिखा है कि क्लाइडोमोनास क्लोरेला जो अलगे विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, इसमें रखा गया था। क्लाइडोमोनास, पैरामोशियम एंड अमीबा जिसको हमने पहले एनिमल में रखा था क्योंकि वो सेल वॉल लैक करती थी, इन सबको एक साथ एकत्रित करा गया इन द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर नंबर 1 क्लाइडोमोनास, क्लोरेला जिसको एल्गी में अर्लियर प्लेस किया गया था, प्लांट किंगडम के विद इन ही था वो, और उन दोनों में क्लोरेला अलगे प्लांट्स में सब में सेल वॉल्स थी लेकिन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण उन्हें अलग करा गया, उन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया। पैरामीशियम और अमीबा, अमीबा को पहले कहा था, अमीबा आपका पहले एनिमल में था, उसको वहां से अपन ने लाके रखा प्रोटिस्टा में। तो अपन इसको नोट कर लेते हैं साइड में कि ये जो थे सबसे पहले प्लांट किंगडम में कौन था और एनिमल किंगडम में कौन था, उसको नोट कर लिया जाए कि यहाँ साइड में नोट करते हैं। क्लाइडोमोनास, क्लोरेला और आपका पैरामोशियम, बस एक इतने जो थे, सॉरी सी एंड सी, जितने भी सी वाले जो थे वो आपके पहले प्लांट में थे, बाद में उसको प्रोटिस्टा में लाया गया। और ये जो क्लोरेला था ये तो स्पेशली अलगे में था, और अलगे में था इसका मतलब ये नहीं था कि प्लांट और अलगे अलग अलग थे भाई, अलगे जो एजिन पूरा ग्रुप था वो पूरा का पूरा आपके प्लांट के अंदर ही आता था, ठीक है ना। तो जितने भी सी एंड सी वाले थे, क्लाइडोमोनास, क्लोरेला, ये आपके प्लांट्स के अंदर आते थे जिसको अपन ने ट्रांसफर उसको प्रोटिस्टा में कर दिया। और आपके पैरामोशियम,
और अमीबा। हम कैसे कह सकते हैं, विथ शब्द है बीच में और इसमें एंड है, मतलब क्लोरेला क्लैम्बरोमोनास प्लांट वाले हो गए, पैरामीशियम अमीबा आपके एनिमल वाले हो गए, ठीक है ना। तो पैरामीशियम और अमीबा जो थे आपके, इसको आपने एनिमल से प्रोटिस्टा में डाला है ना जी, ये याद रखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि ये, ठीक है। It has put together organism which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria of classification has changed. इसने कई सारे ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट अलग अलग दो ग्रुप में थे, दो किंगडम में थे, उनको अलग अलग उनके खुद का किंगडम बनाने का मौका दिया गया और उनको उन किंगडम में रखा गया, क्योंकि क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में बदलाव जैसे जैसे साल जाता गया वैसे वैसे बदलाव आते गए। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द इंप्रूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडरस्टैंडिंग में जिस तरह से आगे जाते हुए इंप्रूवमेंट होंगी, इनकी क्लासिफिकेशन भी उस तरह से इंप्रूवमेंट होगी। आपको आगे जाते हुए फंगाई में ड्यूटेरोमाइसीटीज नाम का एक है, जिसको अभी भी हम लोग पूरी तरह से क्लासिफाई नहीं कर पाए हैं, है ना जी। तो उसको जैसे जैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बाबत अपनी बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे उसकी क्लासिफिकेशन को अपन और एक्यूरेट कर पाएंगे। An attempt has been made to evolve the classification system which reflects not only morphological but also physiological reproductive similarities and also phylogenetic, that is based on the evolutionary relationship. क्लासिफिकेशन सिस्टम में एवोल्यूशन में क्या क्या लाया गया, क्लासिफिकेशन सिस्टम के एवोल्यूशन में आए सबसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो थे ही थे, लेकिन उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज एंड फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर सिमिलैरिटीज। मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव एंड फाइलोजेनेटिक सिमिलैरिटीज, इन सबको अब हमने नए क्लासिफिकेशन में मद्देनजर रखते हुए हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था। फाइलोजेनेटिक का मतलब है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो पिछले पेज पे अपने को एवोल्यूशनरी एक पेज पे था, दूसरे पेज पे फाइलोजेनिक था, तो इसका यहाँ पे इन्होंने शब्द अर्थ दे दिया कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज बेस्ड, दैट इज द बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस चैप्टर में आगे जाते हुए हम लोग किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई ऑफ विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा, जो विटेकर द्वारा दिए गए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, उसके अनुरूप जाके हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में अपन इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और उसको इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंफॉर्मेशन थे उसको पॉन्डर अपॉन करेंगे। किंगडम्स ऑफ प्लांट एंड एनिमलिया जो होता है वो प्लांट और एनिमल किंगडम, यानी आपके जो मोस्ट इनफेमस चैप्टर्स, सॉरी इनफेमस नहीं कह सकते उनको, फेमस चैप्टर है, इनफेमस नहीं होता है बायोलॉजी का चैप्टर मेरे यारो, क्योंकि कैसा रहता है, बायोलॉजी से प्यार कराने वाला कोई आपको चाहिए, क्योंकि कैसा रहता है जब तक आप बायोलॉजी के एनसीईआरटी का उस कहना क्या चाहते हो उस वाले मोड में नहीं से, उस वाले मोड में से वाह क्या बात है वाले मोड में चल जाते हो, तब जाके आपके सही तरह से एनसीईआरटी बायोलॉजी की रीडिंग होती है। रीडिंग करने के लिए तो आप तो बस ऐसा कोई नॉवेल पढ़ रहे वैसी रीडिंग थोड़ी ना एनसीईआरटी को रीड करना होता है। एनसीईआरटी की रीडिंग करना यानी आप किसी एक चैप्टर से उसको दूसरे चैप्टर में कनेक्ट कर सकते हो, उस तरह से आपकी राइट तरह की प्रिपरेशन होती है। एनसीईआरटी रीडिंग का एक ही मतलब होता है कि जब आप एक चैप्टर को पढ़ने के बाद पूरी तरह से आप इतने परिपक्व हो जाते हैं कि आप उसको दूसरे चैप्टर से उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि मेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आए हुए कंटेंट्स को मैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स में, आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ये सब जो आगे अपने को मोनेरा प्रतिष्ठा में जो कोका है, बैसिलस, ये सब जो है वो अपन चीजों को कनेक्ट कर सके, यही होती है असली पढ़ाई। तो हम लोग आशा करते हैं आगे ऐसा ही करते जाएंगे। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा और उसके जो 5 प्रकार है उनके बारे में। चलिए आपकी मैं इजाजत चाहता हूँ, ध्यान रखिए, टेक केयर आप सभी का, पढ़ते रहिए और हाँ बिल्कुल गिव अप ना कीजिए। बहुत सारे जो मेरे देखने वाले हैं वो सब या तो रिपीटर है, या तो 12th या बैकलॉग क्लियर करने के इसमें है, या तो अभी नवे आए हैं, तो भैया बिल्कुल गिव अप ना कीजिए। बायोलॉजी का सफर है, एकदम सफर मत कीजिए, इसको सफर वाला सफर मत लीजिए, इसको ट्रैवल वाला सफर लीजिए, तो आपको मजा आ जाएगा इस बायोलॉजी के सफर में। ओके जी, चलिए आपकी इजाजत लेता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस टुडेज लेक्चर। कल के लेक्चर में हम लोग मोनेरा किंगडम के ऊपर पूरा आपको मटेरियल बता देंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।